हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं यूपीएससी ओपिनियन चैनल पर। तो दोस्तों, हम अपने भारतीय संविधान की कड़ी में आज पढ़ेंगे मौलिक अधिकारों का मूल वर्ग। तो मौलिक अधिकारों की मूल वर्ग में हम पढ़ेंगे समता का अधिकार, जो कि हमारा आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 14 से 18 के बीच है। इसी प्रकार स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेके 22 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण का जो अधिकार है वो आर्टिकल 23-24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आर्टिकल 25 टू 28 तक है। इसी प्रकार से शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक जो अधिकार है वो 29 और 30 में है। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो हमारा आर्टिकल 32 कहता है। मैं आपको दोस्तों एक चीज़ और बता दूं कि पहले हमारे यहाँ भारतीय संविधान में 7 प्रकार के अधिकार हुआ करते थे, लेकिन जनता सरकार ने 1978 में 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति का जो अधिकार था उसे हटा के कहाँ रख दिया गया था, उसे रख दिया गया था हमारे आर्टिकल 301 में। तो ये ध्यान रखना, जनता सरकार ने इंदिरा गांधी के बाद जब जनता सरकार सत्तारूढ़ हुई थी। अब जानते हैं हम समता का अधिकार। तो एक एक से हम जान लेते हैं सारे अधिकारों को। तो समता का अधिकार क्या है? राइट टू इक्वलिटी। तो राइट टू इक्वलिटी क्या कहता है कि राइट टू इक्वलिटी कहता है 14 से 18 की। तो राइट टू इक्वलिटी में 14 में क्या है, 2 प्रकार की बातें कही हैं। समता का तात्पर्य क्या होगा, मतलब समता का मीनिंग क्या होगा, अर्थ क्या होगा, वो बताता है आर्टिकल 14। इसी प्रकार आर्टिकल 15 कहता है कि मतलब किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 कहता है कि आर्टिकल 16 कहता है हमारा कि जैसे कि लोक नियोजन के संदर्भ में किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत करने के संबंध में, अनटचेबिलिटी के व्यवहार को अंत करने में। आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत। तो ये सारे जो अधिकार हैं 14 से 18 तक, जब हम हर आर्टिकल को पढ़ेंगे, मतलब जो भी हमारे मतलब 6 अधिकार हैं वर्तमान में मूल जो वर्तमान संविधान में है, तो उसको हम एक एक से जब डिटेल से हम पढ़ेंगे तो हम इसको बार बार पढ़ेंगे कि कौन से अधिकार में कितने अनुच्छेद हैं और किसमें क्या लिखा है। तो जैसे कि हमने जाना 14 से 18, एक एक से 14, 15, 16, 17, 18 में क्या क्या कुछ है, तो ये ध्यान रखना, इस प्रकार से हमें याद हो जाएंगे। तो राइट टू इक्वलिटी कहता है विधि के समक्ष समता और विधियों की समान सुरक्षा। विधियों की समक्ष समता और विधियों की समान सुरक्षा से मतलब विधियों की समक्ष समता मतलब राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ। राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ से तात्पर्य है कि मतलब विधियों के समक्ष सभी समान होंगे, कोई भी विधि किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी, सभी के लिए विधि समान रूप से लागू होगी। तो ये कहती है विधि, जो कि ब्रिटेन में ये अवधारणा है, क्योंकि ब्रिटेन में क्या है, आर्य संविधान है, तो वहाँ विधि की सर्वोच्चता है। विधि की सर्वोच्चता अर्थात विधायिका की सर्वोच्चता है। ठीक है, विधि की सर्वोच्चता का मतलब विधायिका की सर्वोच्चता मतलब आले के संविधान क्या कहता है कि जो आले के संविधान का फीचर्स ही होता है, साइलेंट फीचर होता है उसका, कि आले के संविधान में क्या होती है, विधायिका सर्वोच्च होती है। तो वहाँ विधि वही सकारात्मक विधि बनाती है और उसी के द्वारा सब कुछ काम होता है। वो जब चाहे बना सकती है, जब चाहे मिटा सकती है। लेकिन जो लिखित संविधान होता है वो थोड़ा क्या होता है, अंशतः कठोर होता है या कठोर होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि वहाँ पर संविधान संशोधन करना पड़ता है। कुछ विधि को साधारण विधि द्वारा भी बनाया जा सकता है। लेकिन जो ब्रिटेन की जो विधि है, विधि के समक्ष समानता, वो कैसी है, ऋणात्मक अवधारणा है। विधि की समक्ष सुरक्षा जो है वो कैसी है कि हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है, और ये कैसी है, धनात्मक अवधारणा है। धनात्मक अवधारणा मतलब इसको हम इस चीज़ से रखते हैं कि देखो, समानता के लिए असमान व्यवहार करना पड़ेगा। समानता के लिए असमान व्यवहार से आश्चर्य क्या होगा कि मान के चलो, एक एग्जाम्पल समझते हैं कि एक व्यक्ति 50,000 रुपये कमाता है और एक 5,000 रुपये कमाता है। तो बताइए कौन अमीर कौन गरीब? सीधी बात है, जो 50,000 रुपये कमा रहा है वो अमीर है, जो गरीब 5,000 कमा रहा है वो गरीब होगा। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा दोस्तों कि अगर सरकार 100 रुपये का सभी को लाभ देती है तो 100 रुपये 5,000 वाले को भी मिल रहा है, 5,000 के बारे में। तो समान विधि की समानता तो यही कहती है कि सभी को, विधि की समानता तो यही कहता है सभी को समान रूप से लाभ पहुंचाया जाएगा, किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी आधार पर। ठीक है, ये कहता है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे, यदि हमें समानता लाना है तो हमें असमान लोगों से असमान व्यवहार करना पड़ेगा, है कि नहीं। यदि हम 5,000 वाले को 100 रुपये दे देंगे और 50,000 वाले को 100 रुपये देंगे तो समानता स्थापित हो पाएगी कभी?
बिल्कुल नहीं, ये तो काल्पनिक ही बना रहेगा कि ऐसा करने पर होगा। तो हमें क्या होगा, असमान व्यक्तियों के साथ असमान व्यवहार करना पड़ेगा। तो ये क्या होता है, विधि के समान सुरक्षा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो कि कैसी है, सभी बोलते हैं ये धनात्मक अवधारणा है। ठीक है, लेकिन विधि के जो समक्ष समानता है, क्या विधि के जो समक्ष समानता, इसमें डिफरेंशिएशन कर लिया हमने। देखो विधि के समक्ष समानता में क्या है, इसमें अपवाद हैं। अपवाद कैसे कि राष्ट्रपति और राज्यपाल पर विधि लागू नहीं होगी समान व्यक्तियों के जैसे। कैसे कि यदि आप देखोगे कि राष्ट्रपति और राज्यपाल क्या है, यदि वो जब तक अपने पद पर बनाए रहेगा, मतलब अपनी कार्यपालिका जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगा, ठीक है, तब तक उसके विरुद्ध कोई डांडिक मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। ठीक है, यदि कोई डांडिक मुकदमा तो कैसा ही चला ही नहीं जाएगा जब तक वो अपनी कार्यपालिका संबंधी जिम्मेदारियों को मतलब जब तक वो एग्जीक्यूटिव जो उसकी जुरिडिक्शन है, या जुरिडिक्शन नहीं मतलब जिम्मेदारियाँ हैं, उनको मतलब कार्य को अंजाम देता रहेगा, तब तक उसका कोई डांडिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। मान लो कि उसे ऐसा नहीं होगा कि आपको 2 महीने की 3 महीने की सजा दे दी और आप राष्ट्रपति के पद पर बने या राज्यपाल के पद पर बने, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, सिविल मुकदमा चलाया जा सकता है। ठीक है, तो सिविल मुकदमा तभी चलाया जा सकता है जब 2 महीने की उसे क्या देंगे हम, पहले बता देंगे कि 2 महीने पहले कि हम आपके विरुद्ध ऐसा कुछ कर रहे हैं। ठीक है, और दांडिक मुकदमा 14 दिन पहले बताना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी 2 महीने नहीं, 14 दिन पहले बताना होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ये कुछ अपवाद हैं। ठीक है, अगर सामान्य लोग कोई अपराध कर देता है और राष्ट्रपति कोई अपराध कर देता है या राज्यपाल अपराध कर देता है, तो इस पर क्या हो, भेदभाव किया जा सकता है। तो कब, जब राष्ट्रपति या राज्यपाल अपनी कार्यपालिका जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे होंगे। ओके फ्रेंड, तो ये क्लियर हो गया। अब हम जानते हैं आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के लिए केवल, यह ध्यान रखना, केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, केवल का अर्थ है कि विशेष परिस्थितियों में भेदभाव कर सकता है, मतलब सामान्य परिस्थितियों में राज्य भेदभाव नहीं करेगा, विशेष परिस्थितियों में भेदभाव कर सकता है। ये आर्टिकल क्या कहता है, आर्टिकल हमारा आर्टिकल 15 में जो है उसका हम जब इंटरप्रिटेशन करते हैं, मतलब विश्लेषण करते हैं, तो हमें पता चलता है कि राज्य केवल का आश्रय यही लेना होगा। केवल का मतलब है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन विशेष परिस्थितियों में भेदभाव कर सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम जानते हैं आर्टिकल 15(2) सार्वजनिक स्थान। 15(2) कहता है कि कोई भी सार्वजनिक स्थल हो, ठीक है, तो राज्य लिंग, जन्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। होटल हो या फिर किसी भी जगह, ठीक है, मतलब अनटचेबिलिटी को ये रोकने की कोशिश करता है आर्टिकल 2। मतलब सार्वजनिक स्थानों पर इनके आधार पर राज्य भेदभाव या राज्य का कोई भी व्यक्ति भी भेदभाव नहीं कर सकता। इसलिए आर्टिकल 15 राज्य के साथ साथ व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्राप्त है, व्यक्तियों को। आर्टिकल 15 कहता है लिंग के आधार पर। लिंग के आधार पर मतलब महिला और पुरुष को समानता लाने के लिए राज्य भेदभाव कर सकता है। जैसे महिला सशक्तिकरण के लिए कई योजना, जैसे महिला समेकित जो योजना चलाई जा रही है, वो इसी आर्टिकल के तहत उन्होंने प्रभावित होकर चलाई गई है राज्य। तो इसके तहत लिंग के आधार पर भेदभाव कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता कि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। ये क्या है कि विशेष परिस्थिति है कि महिलाओं को समानता लाने के लिए। इसी प्रकार से आर्टिकल 4 कहता है जाति के आधार पर। तो जाति के आधार पर यदि कोई वर्ग या कोई भी अल्पसंख्यक समूह कैसा है, मतलब हम कहें कि पिछड़ा हुआ है, तो उसके लिए समानता को लाने के लिए जाति के आधार पर भेदभाव कर सकता है और मतलब उन्हें मतलब कुछ इंसेंटिव दे सकता है, मतलब कुछ रियायतें बरत सकता है, ठीक है, जाति के आधार पर। इसी पर आर्टिकल 15(5) कहता है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े लोग होंगे उनके लिए क्या होगा कि उनके लिए आर्टिकल 15(5) के तहत आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। तो यहीं से आरक्षण का उद्भव होता है, मतलब यहीं से विकास दिखाई देता है आर्टिकल 5 से। फिर हम जब आर्टिकल पढ़ेंगे 16, तो 16(4), 16(4)A, 16(4)B, ठीक है, तो उसमें और डिटेल से आरक्षण के बारे में बात की जाती है। तो दोस्तों ये हमारा आज का लेक्चर में हमने आर्टिकल 14 और 15 को डिटेल से देखा है। इसी प्रकार हम सारे आर्टिकल को कवर करते हुए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।